2019 में जब हैरियर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था तो ये गाड़ी इसके लुक्स की वजह से बहुत लोगों को पसंद आई थी। दिक्कत बस ये थी कि इस गाड़ी को पेट्रोल में लॉन्च ही नहीं किया गया, सिर्फ डीजल में लॉन्च किया गया था। बट फाइनली अब टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी के अंदर भी एक पेट्रोल इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंड पिछले एक हफ्ते से मैं इस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ में, सिटी में, ट्रैफिक में, हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव करी है मैंने इस कार के साथ में, और साथ ही थोड़ा सा हिली एरिया भी एक्सपीरियंस करा है और ख़राब रास्तों में भी इसको चलाया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ डिटेल में कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या आपको हैरियर पेट्रोल में ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक डेप्थ रिव्यू ऑफ हैरियर पेट्रोल 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोड से। ये जो रोड है आगे जाके डेड एंड हो रहा है, तो मतलब ये मत सोचना मैं रोड पे खड़ी करके गाड़ी को शूट कर रहा हूँ, ये पहले से बता दूँ, कुछ लोग मतलब ऐसे ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी के लुक्स से। देखो कार आज भी दिखने में बहुत अच्छी लगती है, प्रॉपर एसयूवी स्टैंड्स फील है, रोबस्ट लुक है और ओवरऑल देखने में जो है वो बढ़िया है, मतलब रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है। तो मेरे को हैरियर ओवरऑल देखने में तो बहुत अच्छी ही लगती है शुरू से ही। अब उसके बाद में फ्रंट में बात करते हैं क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिलते हैं। चलो प्राइस बताता हूँ। देखो 24,79,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइस पे ये टॉप मॉडल डार्क एडिशन फियरलेस जो है वो आता है। इसके अंदर आपको सभी फीचर्स जो हैं वो टॉप मॉडल के मिल जाते हैं। एक और स्टिल्थ एडिशन आया है, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। नॉर्मल भी अगर आपको चाहिए, मतलब विदाउट ये एडिशन, तब भी आप इसको टॉप मॉडल में परचेज़ कर सकते हो। मोटा मोटा 28 लाख रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ती है ये पर्टिकुलर गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है। आरटीओ रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह सब जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उन सबको मिला के, तो अपन उसी के बारे में कंक्लूजन में बात करेंगे कि 28 लाख रुपए ऑन रोड पे करना सेंसेबल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आपको 1.5 लीटर हाइपेरियन इंजन मिलता है जो जनरेट करता है अराउंड 168 bhp की पावर, 280 Nm का टॉर्क। इसको पैर किया गया 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से और 6 स्पीड के ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन से। डीजल में अगर बात करें तो उसमें आपको 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है जो जनरेट करता है अराउंड 170 PS की पावर, 350 Nm का टॉर्क, और उसको भी 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ में पैर किया गया है। वो फियाट सोर्स इंजन है, ये इनका खुद का टाटा का इन हाउस डेवलप्ड इंजन है। बाकी लैंड रोवर का D8 आर्किटेक्चर पे बनी हुई है, लाइक जो चेसी है वो लैंड रोवर से डिराइव्ड जो है वो इसके अंदर आपको मिलती है। और जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है वो Hyundai सोर्स जो है वो लिया गया है, मतलब ठीक है। अब सबसे पहले टाटा का लोगो, 360 कैमरा का फ्रंट यूनिट और एडास के लिए रेडार और ऊपर कैमरा है। देन उसके बाद में प्रोजेक्टर सेटअप और नीचे जो है आपके पास में फॉग लैंप है। DRL और टर्न इंडिकेटर का भी ये काम करती है, स्वाइपिंग टर्न इंडिकेटर। 22+ एडास लेवल 2+ सेफ्टी फीचर्स जो है वो आपको इसके अंदर टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। तो सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है के साथ में आती है, तो अगेन मतलब सेगमेंट में बेस्ट सेफ्टी रेटिंग जो है वो आपको हैरियर प्रोवाइड करती है। अब साइड में अगर आप ये देखोगे तो काफ़ी बड़े 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। 245 R19 इनकी प्रोफाइल है। रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स हैं। थोड़े से टायर गंदे हो गए बिकॉज मैं हल्के से ख़राब रास्तों में जाके टेस्ट करके आया था। खैर सब चीज़ें सेम ही है, मेरे को बस ये था कि पेट्रोल में जो है वो क्या कुछ अलग फील ही क्या देख लूँ, तो इसलिए मैं वो गया था और गाड़ी चूँकि थोड़ी सी गंदी हो गई। हैरियर यहाँ पर लिखा हुआ है, #डार्क यहाँ पर जो है फेंडर पे है। ORVM वही, टर्न इंडिकेटर, साइड कैमरा, यहाँ पर आपके पास में ये रिक्वेस्ट सेंसर है, ऊपर रूफ रेल्स हैं। अब ये यहाँ पर जो है पर्टिकुलर टाटा लिख के नहीं देते हैं E20 कंप्लाइन है, लाइक 10 है, E15 है, क्या है, E25 है। यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल लिखा हुआ है और इसकी कैप पे नोजल पे भी जो है वो सिर्फ पेट्रोल लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। अब पीछे आ जाते हैं तो अगेन लुक सिमिलर ही है। ये लुक जो है वो देखे ही हैं ऑलमोस्ट, इसमें कुछ भी ऐसे अलग नहीं है। टाटा का लोगो, कैमरा, हैरियर यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है। पीछे पार्किंग सेंसर्स 2 आपको मिल जाते हैं और पीछे भी आपके पास में रेडार है एडास के लिए, और वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। ऊपर आपके पास में अगेन शार्क फिन में भी एक कैमरा जो है वो मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा लैंड रोवर की याद जो है वो दिला देता है। कुछ मतलब लैंड रोवर की गाड़ियाँ जो है, कुछ लैंड रोवर की कार्स में भी ये चीज़ आती है। इलेक्ट्रॉनिक बूट टेल गेट, 445 लीटर का ये बूट स्पेस मिलता है। 815 लीटर का बूट स्पेस किया जा सकता है 60-40 सीट स्प्लिट करके। यहाँ पर नीचे तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपको लगेज रखना है, बट स्पेस सेवर टायर जो है वो यहाँ पर नीचे से स्टपनी जो है वो लगाई गई है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसको कर देता हूँ मैं बंद। पीछे बूट में भी जो है वो स्पीकर है, एक 10 स्पीकर्स इसके अंदर मिलते हैं। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पीछे वाला फॉग लैंप है। ओके, की मेरे पास में है, की भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। नई चाबी आती है इसके साथ में कुछ इस टाइप की। लॉक, बूट ओपन कर सकते हो, लाइट ऑन कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास में ये अनलॉक कर सकते हो कार को, तो कुछ इस टाइप का ये की फॉब आता है। मेरे को पुराने वाले से तो बढ़िया लगता है। अब अंदर बैठ के बताता हूँ अंदर क्या सीन है। सबसे पहले तो डोर की ओपनिंग काफ़ी अच्छी है। डोर की थिकनेस एक बार देख रहे हो
क्या सही थिकनेस है डोर की, ठीक है। फिर उसके बाद में बोतल होल्डर वगैरह स्पेस यहाँ पर बढ़िया है, मस्त। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है। ये विंडो रोल डाउन और रोल अप। एंड यहाँ पर ये सन कर्टन्स, सन ब्लाइंड्स भी अच्छे हैं इसके। अंदर बैठ गया हूँ, क्या थर्ड है यार गाड़ी के, आज भी मज़ा आता है। हैरियर यहाँ पर लाइक बी पिलर पे ही जो है वो अभी भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो है वो यहीं पे एसी वेंट चल रहे हैं। और इनकी कूलिंग मेरे को ना स्टार्टिंग में अच्छी लगती थी ना अभी अच्छी लगती है। इनके फ्लो पता नहीं क्यों टाटा मोटर्स नहीं बढ़ा रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि पीछे कूलिंग कम होती है। ये जो आपके सीट बेल्ट है इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर। देन उसके बाद में यहाँ पर हैंडल बार है कोटू के, और यहाँ पर ये वाइट कलर की रीडिंग लैम्प्स दिए गए हैं। और इधर भी सेम सेटअप यहाँ पर आपको मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इस पता है क्या है, ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं, ठीक है। विंग्ड लाइक हेडरेस्ट यहाँ पर आपको ये मिलते हैं दोनों ही, एक और ये दो, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर आपके पास में ये आर्म रेस्ट है और 2 कप होल्डर के साथ में है। और मतलब मटेरियल वगैरह बहुत अच्छा है। ये रेड कलर पर्टिकुलर जो है वो अच्छा लगता है, प्रीमियम फील देता है। ये फैब्रिक है यहाँ पर। और इधर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में ये लंबार सपोर्ट एडजस्टमेंट करने के लिए, फ़ोन रखने के लिए प्रॉपर स्पेस है। नीचे 2 65 वॉट के टाइप सी पोर्ट जो है वो दी गई हैं। थोड़ा सा ये फ्लोर आपको हम्प मिलता है। और इधर मैगज़ीन होल्डर है, इधर भी मैगज़ीन होल्डर है। यहाँ पर आपके पास में कुछ भी मतलब ऐसे वो बॉस मोड नहीं है कि यहीं से आप सीट को आगे या पीछे जो है वो कर पाएँ, जो सफारी में आपको दिया गया है। तो मेरे को ऐसा लगता भी है कुछ चीज़ों में कि 50-60 हज़ार रुपये बेस मॉडल पे और लाख सवा लाख रुपये एक्स्ट्रा अगर आप खर्च करो और सफारी अगर आप लो, तो थोड़ा सा मेरे को वैल्यू फॉर मनी जो है वो फील होती है वो गाड़ी की। कभी आप उसको 6 सीटर 7 सीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, और वैसे 5 सीटर बना लो तो बूट स्पेस और ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। बाकी नो डाउट हैरियर भी अच्छा ऑप्शन है। मेरे खुद के घर पे भैया के पास में हैरियर डार्क एडिशन ही है। हैंडल बार, सॉफ्ट टच मटेरियल, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स देखो, काफ़ी बड़ी बोतल यहाँ पर आराम से रखी हुई है। बॉटल होल्डर वगैरह अच्छे हैं कार के अंदर। फिर यहाँ पर आपके पास में मेमोरी सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट दिए गए हैं सीट के। और साथ ही सीट जो है वेलकम फंक्शन के साथ में आती है। अभी मैं सीट के ऊपर बैठूँगा, सीट ऑटोमेटिकली आगे हो जाएगी। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है #डार्क। नीचे एक पैडल, डेड फुट रेस्ट, स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया हुआ है। अब बैठते हैं अंदर और एक एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। डोर को कर लेते हैं क्लोज। एंड एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ, गाड़ी को मैं डालता हूँ डी में और गाड़ी को मैं टर्न करके खड़ी कर देता हूँ, ताकि अब जो है वो थोड़ा से लोग यहाँ पर गाड़ी सीखने आते हैं, बच्चे स्केटिंग वगैरह करने आते हैं, तो उनको परेशानी ना हो। ये देखो कैमरा, टर्निंग गाइडलाइन के साथ में फ्रंट एंड रियर कैमरा जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। तो यहाँ पर व्हील जो है वो आपका स्टीयरिंग का दोनों ही तरीके से एडजस्ट हो जाता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मैनुअल है, बट हैवी है काफ़ी, लाइक इसको एडजस्ट करना। फिर यहाँ पर आपके पास में कॉल के कट और लेने के बटन हैं, ब्लूटूथ या मोड स्विच करना है, वॉइस कमांड के स्विचेस हैं, वॉइस कमांड, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है। फिर यहाँ पर आपके पास में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, और मेन्यू वगैरह आपको सेट रीसेट वगैरह कुछ करना है। यहाँ पर आपके जो MID है, डिस्प्ले है MID का, इस पर ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से सेट वगैरह कर सकते हो। व्हीकल इन्फॉर्मेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, मीडिया है, ओके। और इसमें भी ट्रिप इन्फॉर्मेशन ऐसे मल्टीपल अलग अलग ये शो कर लेता है। रियल लाइफ फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, ड्राइवर अटेंशन, और इधर पावर एंड टॉर्क कितना, जी फोर्स मीटर है, सर्विस रिमाइंडर है। नेविगेशन के बाद में नीचे आपके पास में कंपास है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। आप चाहें तो इसका व्यू जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, और इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं। अब सेंटर कंसोल में आते हैं। 14.5 इंच का ये काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले आपको मिलता है, लाइक बहुत ही शानदार डिस्प्ले। ये सैमसंग से लिया गया है, और कमाल ब्राइटनेस, कमाल क्वालिटी, कोई लैग वगैरह नहीं, और क्या क्लियरिटी है इसके अंदर। डॉल्बी एटमॉस के साथ में ये आता है। JBL के 13 मोड्स मिल जाते हैं, 10 स्पीकर्स JBL के इसके अंदर आपको मिलते हैं, सेंट्रल स्पीकर, एम्पलीफायर, सब वूफर, मतलब क्या माहौल है इस गाड़ी के अंदर, मज़ा आ जाता है, ठीक है। फिर आप Amazon प्राइम वगैरह जो है वो देख सकते हो, इसके अंदर ऐप्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे ये Amazon Alexa आर्केड स्टोर में आप जाओगे तो यहाँ पर आप ऐप्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अभी वो लॉगिन करावा नहीं है, ये मीडिया कार है। फिर नेविगेशन, मैपल्स, मैप इंडिया पे यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपको अच्छी बता देता है, अच्छी तरीके से वो गाइड कर देता है। बाकी इसी के कंट्रोल्स वगैरह जो हैं, और यहाँ पर ये AQI भी एयर प्यूरिफिकेशन जो है वो भी बता रहा है। गाड़ी के अंदर 2.5 फ़िल्टर है,
ठीक है। और ये आपका मतलब ये पूरा कस्टमाइज जो है वो आप कर सकते हो। मूड लाइट आपको चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये नीचे की लाइट जो है वो यहाँ पर आप ये जो देख पा रहे हैं रेड कलर की, ये चेंज होती है। ये देखो वाइट हो गई, इसको वापस रेड कर देता हूँ। बट द थिंग इज़ कि ये जो है लाइक इतना सा ही ये दिया हुआ है, उसमें अलग अलग चीज़ें जो है वो होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी ये कितना सही लगता है ना। फिर यहाँ पर ये फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, एसी के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर ये आपका फ्रंट जो और रियर जो है फॉग लैम्प के कंट्रोल्स हैं। 360 कैमरा आपको ऑन करना है वो आप यहीं से जो है वो कर सकते हैं डायरेक्टली। लॉक अनलॉक वगैरह करना है, बूट एक्सेस करना है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। एंड एसी पूरा वॉइस कमांड के साथ में काम करता है कम्प्लीटली। फ़ैन स्पीड वगैरह आपको कम ज़्यादा करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे एक टाइप ए पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है, वायरलेस चार्जर है, बट यहाँ से फ़ोन निकालना वगैरह जो है वो काफ़ी टफ है। फिर यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल मोड्स हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हिल डिसेंट कंट्रोल। फिर यहाँ पर आपके पास में नॉर्मल के बाद में वेट और रफ़, नॉर्मल, ये सारे मोड्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। गियर सिलेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन। चश्मा मेरे को यहाँ रखना पड़ता है बिकॉज चश्मा होल्डर नहीं ऊपर गाड़ी में। ये 3 बोलूँ या 2.5 बोलूँ, ये इतने कप होल्डर है यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास में ये कूल्ड ग्लव आर्मरेस्ट के नीचे कूल्ड स्पेस है एंड 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है और साथ ही 65 वॉट की एक और टाइप सी पोर्ट आपको मिलती है और ये भी स्लाइडेबल फंक्शन के साथ में है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर आपके पास में सिर्फ लाइट मिलती है, ये कूलिंग फंक्शन के साथ में नहीं मिलता है। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। बाकी डैशबोर्ड लेआउट वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब ओवरऑल फील जो है वो कार की काफ़ी अच्छी प्रीमियम आती है। अब ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ORVM के अंदर स्क्रीन है, लाइक पीछे जो लाइक आपका, एंड यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले होता है पीछे वो जो कैमरा मैंने शार्क फिन एंटीना पे आपको बताया था वहाँ से, तो पीछे का पूरा क्लियर व्यू आता है। उसके बाद में भी आप व्यू अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ पर ये मल्टीपल व्यू फ्रंट एंड रियर दोनों का आप ले सकते हो। पीछे यहाँ पर लगा हुआ है ये डैश कैम का भी काम करता है, आप मेमोरी कार्ड डाल दो तो फ्रंट एंड रियर की जो डैश कैम है उसका भी काम ये कर जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको अलग से डैश कैम जो है वो लगाना नहीं पड़ेगा। और इसमें और भी मोड जो है वो आपको मिल जाते हैं, ये QR कोड वगैरह जो है वो हो गया, बैक करते हैं। यहाँ पर स्विच है, आपको अगर जूम करना है तो आप वो भी यहाँ से जो है वो कर सकते हो। लाइक ये देखो यहाँ से ऐसे, मतलब किस टाइप का आपको लुक लेना है वो सब ले सकते हो। लॉक, स्नैप, सेटिंग्स में अगर आपको जाना है तो मल्टीपल यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह, माइक वगैरह की एडवांस सेटिंग, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा करनी है कर सकते हो, और इसको बंद करना चाहो तो आप ऐसे बंद भी कर सकते हो। ठीक है, अब ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में वैनिटी मिरर लाइट के साथ में है, बट ये जो है एक्सटेंड नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, और बाकी यहाँ पर लाइट जो है वो अच्छी है, इनकी ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर आपके पास में जो है वो कुछ भी मतलब ऐसे कार्ड होल्डर या कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता आपको। बाकी जो ओवरऑल सीट का लेआउट आप देखोगे ना तो ये काफ़ी अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, अपहोल्स्ट्री बहुत अच्छी है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, बैठने में मज़ा आता है, कंफर्टेबल फील होती है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आती है। एंड ये भी एक अच्छा हो गया, यहाँ पर पैर टच होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल हो गया है तो कोई परेशानी अब नहीं आती है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने के टाइम। तो ये है अपडेटेड टाटा हैरियर। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में कैसी फील होती है। तो चलते हैं और चला के देख लेते हैं कि ओवरऑल ये पेट्रोल इंजन हर जगह कैसी फील देता है, कहाँ आपको कैसा फील होगा, मैं हर एक चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, हज़ार्ड लैंप्स ऑफ, ड्राइव। अब हाँ, एक और चीज़ है इस कार के अंदर, जैसे अभी ये पार्क में है और आप ऐसे बंद कर देते हो, मैं रिवर्स में डालता हूँ और बंद कर देता हूँ, गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, अब चक्कर ये है कि रिवर्स में बंद तो हो गई, अब चालू करोगे ये चालू हो गई नहीं। ये देखो, आपको लगेगा गाड़ी के अंदर क्या हो गया, तो आपको मैन्युअली इसको फिर से P में डालना है और फिर गाड़ी स्टार्ट होगी। और सेम ये D में भी होता है, मतलब D में डालोगे गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, टेक आउट योर की फॉब, अभी आप गाड़ी के बाहर चले गए, वापस आप मक्खी बाहर चले जाओ मक्खी, अब वापस आप गाड़ी चालू करोगे नहीं होगी गाड़ी चालू, आपको वापस इसको P में डालना पड़ेगा। अब भी नहीं हो रही, ये क्या दिक्कत है, अब हुई। तो ये थोड़ा सा लगता है, मतलब ऑटोमेटिकली सेल्फ P में जो है वो क्यों नहीं जाती है, आई डोंट नो व्हाट दैट। चलो D में डालते हैं, लेट्स गो। अरे 8 की स्पीड पे कार क्रॉल कर रही है। ऐसे चलाने स्टार्ट करते हो ना तब सही लगता है, मतलब ये इंजन नॉर्मली अगर आप चला रहे हो ऐसे मज़ा आता है आपको। अभी यू टर्न लेते हैं, स्पोर्ट्स मोड डालते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस जो है वो करवा देता हूँ टेस्ट, बिकॉज ये रोड्स हैं अभी अपने पास में।
ओके, तो 0 to 100 जो है वो बनता है इसका डी में है स्पोर्ट्स मोड 2200 आरपीएम। चलो थर्ड गियर 100 क्रॉस। ओके, अराउंड 120 जो है वो गई थी, ठीक है। मतलब लीनियर पावर डिलीवरी है, एकदम ऐसा पुल नहीं मिलता है कि भयंकर भाग रही है, मतलब आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि चक्कर पता है क्या है, गाड़ी भारी है। इंजन तो नो डाउट यार वापस 168 bhp निकाल रहा है, वही 168 bhp डीजल भी निकालता है, बट डीजल में अगेन टॉर्क ज़्यादा है 350 Nm का, इसमें आपको टॉर्क 280 Nm का मिलता है। बट बात वही हो जाती है कि अगर ओवरऑल अगर अपन ऐसे देखें तो 170 bhp और 280 Nm का टॉर्क 1.5 लीटर इंजन से निकाल रहे कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। अगर डस्टर को भी कंपेयर करूँ 163 bhp निकालती है, 280 Nm का टॉर्क निकालती है, तो वो सब तो और छोटी गाड़ियाँ हैं, है ना। वो मतलब इस सेगमेंट में ये 28 लाख रुपए के आसपास आती है, और गाड़ी हेवी है, बड़ी है, तो उस हिसाब से मेरे को सही लगता है। ऐसे कोई पावर डिलीवरी वगैरह कम तो नहीं लगती है जब स्पोर्ट्स मोड वगैरह पे आप चलाते हो तो। नॉर्मल अभी वापस अपन इसको सिटी मोड कर देते हैं। ओके, अभी लास्ट वाली ट्रिप फ्यूल अप के बाद में 70 है, और जो पुरानी वाली 485 किलोमीटर चली उसमें 8.9 kmpl रिटर्न करा है इसने, और इस वाली में तो अभी 8 से नीचे खैर जाती नहीं है, आप कैसे भी चलाओ इसको, ठीक है। 8 से नीचे फ्यूल एफिशिएंसी शो नहीं करती है। हाईवे पे अगर आप अच्छे से चलाओगे, चलो वो अपन हाईवे वगैरह पे बात करेंगे, फिलहाल व्यूइंग एंगल लेकिन गाड़ी का अच्छा है। ORVM में ये डिजिटल डिस्प्ले है, तो ये थोड़ा सा बढ़िया कॉन्फिडेंस देता है, रात में दिन में सब टाइम पे आपको पीछे का व्यू बहुत बढ़िया दिख रहा होता है। ए पिलर थोड़ा सा थिक है इस गाड़ी का, एज यूजुअल। यार ये मक्खी क्या दिक्कत है, जाना यार। और ORVM से व्यू अच्छा आता है, बिकॉज ORVM की साइज़ काफ़ी बड़ी है। फिर आपका ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन है, इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हो। मेरे को पर्टिकुलर यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा ऐसे बढ़िया व्यू जो है वो मेरे को मिलता है, रेदर देन ये डिस्प्ले पे फिर वो बड़ा सा ओपन हो जाता है, और फिर होता ये है कि वो डिस्प्ले का मतलब आधे से ज़्यादा मतलब कुछ भी डाटा वाटा अगर मैं देख रहा हूँ नेट पे, लाइक ये मैप पे अगर मैं कुछ नेविगेशन वगैरह देख रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा सही नहीं लगता मेरे को। तो मैं यहीं पे जो है ड्राइवर डिस्प्ले पे ही इसको शिफ्ट कर दिया। आपको वहाँ अच्छा लगे आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सच। ऑल द वे 5000 आरपीएम तक कंप्लीट ही पावर डिलीवर करता है, और डीजल वाला जो है अराउंड 3300 आरपीएम 3400 आरपीएम के आसपास में पावर डिलीवर कर चुका होता है। 37050 आरपीएम पे तो मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट निकल जाता है उसका। खैर देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और पेट्रोल और डीजल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो किसी को किसी के साथ कंपेयर करना सेंस भी नहीं बनता है। बट ओवरऑल एक वाइब जो है वो बढ़िया है, एक बड़ी कार वाली वाइब इसके अंदर आपको मिलती है, प्रीमियम फील मिलती है। आप एक हाइटेड बैठते हो, जो आपकी ये सेल्टोस क्रेटा वगैरह हो गई, उससे अबाउ द सेगमेंट वाली गाड़ी है, फील होती है चलते हुए। रोड प्रेजेंस कहीं ले के जाते हो तो एक अलग ऑरा है कार का। ये सब चीज़ें जो है वो इस गाड़ी की प्राइस को थोड़ा सा ऊपर कर देती है। मल्टीपल जैसे ये वार्निंग वगैरह जो है वो कोलिजन वार्निंग, अब ये भी आपको पेडेस्ट्रियन की अलग मिलेगी, साइकिलिस्ट की अलग मिलेगी, और कार की आपको अलग मिलेगी। तो ऐसे 22+ अलग अलग फीचर्स जो हैं वो आपको इसके अंदर मिलते हैं। सस्पेंशन सेटअप कार का बहुत ही बढ़िया है, मस्त खराब रास्तों में एकदम ग्लाइड करते हुए जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इसकी 19 इंचेस के व्हील्स हैं, ये जहाँ से निकलते हैं एक्चुअली क्या है, अपने रोड्स पे एंडुलेशन जो है वो काफ़ी होते हैं, और एंडुलेशंस होने की वजह से आपको हर एक चीज़ फील हो रही होती है। अब जैसे एकदम आप मतलब स्पीड आपको अप करनी है ना, तो थोड़ा सा हार्ड एक्सीलरेट करना पड़ता है इस मतलब गाड़ी के अंदर, इस इंजन के अंदर। अदरवाइज अगर आप थोड़ी सी रेस दोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पावर नहीं आ रही है, मोमेंटम नहीं मिल रहा है, वो चीज़ फील होती है। तो थोड़ा सा एक्सीलरेट जो है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप इंजन से जो है वो पावर वगैरह निकाल पाओगे। बट वही है कि वो सब चीज़ें करने के चक्कर में माइलेज जो है वो सिंगल डिजिट में ही रह जाता है इसका। तो रियल लाइफ में सिटी में अगर आप चलाओगे, चलो फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो रियल लाइफ में सिटी में अगर आप चलाओगे तो वही 8
KMPL 7-8 KMPL के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी ये डिलीवर करेगा। और ये सिटी ट्रैफिक वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, बट अगर आप हाईवे वगैरह पे लेके जाते हो तो 10 से 12 KMPL के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ये इंजन आपको डिलीवर कर सकता है डे टू डे यूज़ में। और वहीं अगर डीजल की भी बात कर लूँ मैं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो वो 10-11 जो है वो 10 के आसपास आपको सिटी में देती है, और हाईवे पे आपको 12-13-14 भी जो है वो दे सकती है। बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फ्यूल क्वालिटी। आजकल फ्यूल क्वालिटी पे जो है वो माइलेज ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि लिए सपोज़ अभी मैं बोलूँ कि हाँ 13-14 का भी देती है, फ्यूल क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो गाड़ी 11-12 का माइलेज देगी, और वहीं फ्यूल क्वालिटी अच्छी है तो वो और ज़्यादा भी दे सकती है। पेट्रोल और डीजल दोनों में ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि मैंने देखा है सेम रूट पे मैंने एक ही गाड़ी को अलग अलग टाइम टेस्ट करा है, अलग अलग फ्यूल लाइक पंप से फ्यूल एफिशिएंसी डिफरेंस आया है अच्छा खासा। छोटा मोटा तो चलो समझ में आता है कि एनवायरमेंटल प्रेशर, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों पे वेरी करता है, बट अच्छा डिफरेंस तभी आता है जब फ्यूल क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होती है। T-Roc की भी बढ़िया गाड़ी थी यार। फिर इसका गियर बॉक्स जो है वो सही है, मतलब ऐसे कोई अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट वगैरह में आपको परेशानी नहीं आती, इजीली जो है वो ये करता रहता है गियर शिफ्ट। मोस्टली अप शिफ्ट जो है वो ये फटाफट करता है, रीज़न बीइंग कि लोअर आरपीएम पे रखता है ये गाड़ी को, और लोअर आरपीएम पे रहने से जो है वो थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी में मतलब ऐसे हेल्प होती है। बॉडी रोल फील होता है स्लो स्पीड पे भी, बिकॉज कार काफ़ी बड़ी है, हेवी है। हॉर्न काफ़ी बढ़िया, लाउड एकदम, लोग हट जाते हैं हॉर्न सुन के इसका। ये देखो, अब अपन हाईवे पे चलते हैं वापस ऊपर और देखते हैं इसकी आरपीएम कहाँ पर रहते हैं, ठीक है? वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी देखने में। क्या मस्त डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट करती है, मतलब टाइम के साथ। 100 की स्पीड 6 गियर पे मैं हूँ, और 100 की स्पीड पर अराउंड 1800 आरपीएम के आसपास में जो है वो रैव कर रही है। मैं 120 पे क्रूज़ करने की कोशिश करता हूँ। 110, ओके, 200 आरपीएम का मार्क क्रॉस, ऑलमोस्ट वी आर ऑन 2100 आरपीएम, 2200 आरपीएम के आसपास में रैव कर रही है। अराउंड 120 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, और यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी रियल लाइफ ये बता रही है, मतलब वही 8-9 के आसपास जो है वो ये बता रही है। और एक और चीज़ ये भी जो है वो टाटा को सही करनी चाहिए। मैंने जब सफारी लॉन्ग टर्म में रखी थी तब भी मैंने ये चीज़ के लिए बोला था कि गाड़ी की स्पीड लिमिट जैसे 120 टच करती है, 115 के आसपास आती है, तब ये वो बजर बंद होती है। मतलब 119 118 पे आ गई तब बजर बंद हो जानी चाहिए ना, आपको नीचे लेके आनी पड़ती है, फिर वापस आप ऊपर लेके जाते हो, और ये चीज़ हाईवे पे बहुत इरिटेट करती है। अभी 19 इंचज़ की वजह से थोड़े बहुत वेंटिलेशन जो है वो कार में अंदर फील होते हैं यार। 18 इंचज़ में ये चीज़ें नहीं होती है। मतलब लगते तो नो डाउट टायर बहुत अच्छे हैं, अलॉय व्हील्स बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल जब आप कोशिश करोगे ना तो ऐसे फील हो जाता है। बाकी चलो एसी जो है फ्रंट कूलिंग वगैरह बढ़िया है, मतलब थोड़ी देर में तो पीछे भी आपको कूलिंग होने लग जाएगी। पीछे वाले वेंट से कूलिंग मतलब ऐसे कम फील होती है, फ्लो कम फील होता है। स्क्रीन बहुत अच्छी है, नो डाउट, मतलब द बेस्ट स्क्रीन जो है वो मैं इसको बोलूँगा। मज़ा आता है इसको चला के, ठीक है? ये देखो, मैं वो ऑटोमेटिक पे रखा होता ना, हेडलैम्प्स ऑन हो गए थे इसके, बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया क्रिस्पनेस, जो ऐसे देखना है आपको अमेज़ॉन वगैरह ये सब चीज़ें आप इस पर देख सकते हो। और म्यूज़िक क्वालिटी यार इस सेगमेंट में नहीं है कुछ और, मतलब बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम है यार। JBL के स्पीकर्स हैं 10, और सराउंड साउंड सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ में, मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत ही शानदार है। पहाड़ों वगैरह पे लेके जाओगे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार गाड़ी दब रही है, मतलब थोड़ा आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है। सिटी या तो स्पोर्ट्स मोड में जो है वहाँ पर आपको चलानी पड़ेगी। नॉर्मल हाईवे पे अगर आप चल रहे हो तब आप इसे मतलब चला सकते हो, इको मोड में क्रूज़ कंट्रोल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल, मेरे को सिटी मोड ही परफेक्ट लगा। सिटी मोड में मैं ट्रैफिक में भी चलाता हूँ, हाईवे भी चलाता हूँ, मेरे को सही लगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों में थोड़ा सा वो लगेगा आपको, अगर 3-4 लोग बैठे हैं, लगेज भी बड़ा है तो, कि थोड़ी सी गाड़ी जो है वो दब रही है और ज़्यादा पावर की ज़रूरत वहाँ पर लगेगी, फिर स्पोर्ट्स मोड जो है वो लगता रहेगा। ये सीन है।
और दूसरा यही लगा कि लाइक ओवरऑल जो है इतनी बड़ी गाड़ी है तो माइलेज का अब मैं क्या ही कंप्लेन करूँ, मतलब ये जो आ रहा है वो सही है, इससे ज़्यादा क्या आएगा। बट अगर 28 लाख रुपए में आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं ऑन रोड, उसकी बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब XUV 7X को देख लो, आप पेट्रोल में आती है बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट 200 bhp की पावर दे देती है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में। माइलेज वो भी आपको 7-8 का ही देती है, ये भी आपको सिटी में 7-8 का देती है। खैर वो हाईवे पे भी सिंगल डिजिट में ही देती है, 8-9 के आसपास में, ये 10 का दे देगी, और क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बट आप सोचो कि उस गाड़ी को चलाने में मज़ा तो आता है ना, एटलीस्ट वो पावरफुल फील होती है, भागती है तगड़ा, वो सब चीज़ें। ये ऐसी गाड़ी है कि जिसको आराम से चलाना है, कि वो फिर लोग निकाल लेंगे 12-13 की माइलेज जो है वो निकाल लेंगे अगर आप आराम से चलाओगे तो अब आप मेरे को बताओ कि क्या मैं आराम से चला के फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करके आपको बताऊं कि 70-80 पे चलाने वाले लोग अगर आप हो, कि आपको मतलब आराम से चलना है, गाड़ी कम ही चलनी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सिटी में हाईवे में ऐसे चला के आपको फ्यूल एफिशिएंसी बताऊं, या आपको भी मेरे जैसा ही है तो वो मैंने आपको बता दिया कि अब मैं अगर जैसे चलाता हूँ उस हिसाब से क्या माइलेज आपको मिलने वाला है, तो वो तो आपको पता चल गया। बट अगर आपको चाहिए ऐसा तो आप मेरे को बता देना। बाकी नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस की वीडियो जो है वो अलग से यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव होने वाली है, या हो गई होगी, आई डोंट नो इस वीडियो को आप कब देख रहे होंगे। तो मेक श्योर आप लोग जो है वो आयुष SSM हैरियर 2026 नाइट ड्राइव रिव्यू सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। बाकी ओवरऑल कंफर्ट वगैरह अच्छा है, सस्पेंशन अच्छे है, गियरबॉक्स अच्छा लगा, स्टीयरिंग का फीडबैक जो है वो सही है इस कार के साइज़ के हिसाब से। गाड़ी मजबूत फील होती है, रफ एंड टफ रगेड फील होती है, कॉन्फिडेंस रहता है आपको चलाने में, सेफ्टी बहुत बढ़िया है, फीचर्स आपको सारे मिल जाते हैं, कोई फीचर की कमी मेरे को महसूस नहीं हुई कि ये फीचर इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर नहीं है। हर एक चीज़ आपको काम की इसके अंदर बढ़िया जो है वो मिल जाती है। तो अगर आप आज भी लेते हो तो 4-5 साल आप गाड़ी को आराम से चलाओगे, आपको गाड़ी ऐसे नहीं फील होगी कि यार अपडेटेड बहुत सारी चीज़ें आ गई और मेरी गाड़ी में वो चीज़ें नहीं है। तो ये मेरे को अच्छा लगता है, मतलब है फ्यूचर प्रूफ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।